नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले पर विपक्ष बुरी तरह से नाराज है। बीएसपी की मुखिया मायावती ने तो आज यहां तक कह दिया कि बीजेपी को यूपी में हारने का डर सता रहा था, इसीलिए जनता का ध्यान बांटने के लिए यह फैसला लिया गया। तो उधर प्रधानमंत्री अपनी नोटबंदी के फैसले को गरीबों के हक वाला फैसला बता रहे हैं। वो तो यहां तक कह चुके हैं कि विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है कि उन्हें कुछ इंतजाम करने का मौका नहीं मिला। सच तो यह है कि नोटबंदी का फैसला कर मोदी सरकार ने बड़ा दांव चला है, जिसके कई दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अच्छे या बुरे, ये तो भविष्य ही इस बात की गवाही देगा और सियासी मायने भी इसके बहुत निकाले जाएंगे आने वाले दिनों में। इसी पर आज का हमारा सवाल, क्या नोटबंदी मोदी के मिशन 2019 की बुनियाद है और क्या अगले 2.5 साल सिर्फ अमीर गरीब की राजनीति करेंगे नरेंद्र मोदी? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए मायावती ने क्या कहा और कल प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब व अन्य 2 राज्यों में भी एक साथ होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ते हुए तथा वहां लोगों के कोप विभाजन का शिकार बनते देखकर वह उस पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही ये नोटबंदी का नया अति तानाशाही वाला फैसला लिया गया। भ्रष्टाचार काले धन ने गरीबों को उसके हकों से वंचित रखा है। मुझे मध्यम वर्ग का शोषण बंद करवाना है। उनके लिए लूट जो हो रही है वो लूट बंद करवानी है और मुझे गरीबों का जो हक है वो हक दिलवाना है। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस की ओर से राजीव त्यागी उनके प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी यूपी की सत्ताधारी पार्टी उनकी प्रवक्ता जूही सिंह और अजनिवेश अवस्थी संघ विचारक मेरे साथ हैं। संबित पात्रा, 2.5 साल आज पूरे हो गए, मुबारक हो आपकी सरकार को। तो ये नया एजेंडा, ये पहले से ही 2019 के मिशन के लिए एजेंडा तय कर दिया है, नोटबंदी उसका एजेंडा तय कर रहा है। संदीप जी, अच्छा प्रश्न है और ये 2.5 साल के लिए जो आपने मुबारकबाद दी उसके लिए धन्यवाद। पहली बात तो है, आज आप मानेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई कि इसकी आवश्यकता पड़े कि उस कमी की भरपाई के लिए कोई कदम उठाया जाए। नहीं, तो कमी लोकप्रियता में नहीं आई, लेकिन जो वादे किए गए थे 2014 में, उनमें से वादे कितने पूरे किए? वादा था काला धन बाहर से वापस आएगा। बाहर के काले धन की नहीं, अंदर के काले धन की बात हो गई। वो शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट हो गया। 15 लाख रुपए खाते में आने वाले थे, वो 15 लाख नहीं आए। 5 करोड़ रोजगार हर साल मुहैया होने थे, वो नहीं हुए। महंगाई पर काबू नहीं हो पाया। पाकिस्तान अभी भी काबू में नहीं आ पाया। तो इसीलिए नोटबंदी का शगुफा छोड़ दिया गया है क्या? देखिए, पाकिस्तान काबू में नहीं आया, महंगाई काबू में नहीं आया, देश में कुछ भी नहीं हुआ, ये तो गलत है। पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ। तो हम क्या सोच, मैं कंप्लीट उसके बाद 250 से ज्यादा बार सीज फायर। मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, 71 में बांग्लादेश भी अलग हो गया था। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। तो क्या पाकिस्तान काबू में आ गया और उसके बाद एक भी सीज फायर वायलेशन नहीं हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया। अगर वो कहते 71 हमने किया तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया है। एक दिन में काबू में कुछ नहीं होता। महंगाई काबू में आया है। कहा 9% इन्फ्लेशन चल रहा था, 4.2% तक इन्फ्लेशन आया, तो ये काबू में ही कहलाता है। तीसरी बात, आपने कहा कि इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए 2019 को ध्यान में रखते हुए नोटबंदी लाया गया। न्यू नॉर्मल ले आए। न्यू नॉर्मल। तो आप मानते हैं, ये आप मानते हैं ना कि उसके दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे? तभी तो मैं लोकप्रियता की बात कर रहा हूं। दूरगामी परिणाम होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, मैं भविष्यवक्ता नहीं। देखिए, तो आप ये पूछ के, अगर आपको लग रहा है कि अब पता किसी को नहीं है क्या होने वाले हैं, तो 2019 के लिए कोई क्यों लाएगा? इसलिए लाएगा ना कि परिणाम अच्छे होंगे, लोगों को सहूलियत मिलेगी, हमारे वादे पूरे होंगे, काले धन वापस आएंगे। चर्चा, विमर्श, डिस्कॉर्स बिल्कुल बदल दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सच बात बताता हूं, आप और सब लोग जो वरिष्ठ लोग बैठे हुए समझ पाएंगे। नंबर 1, आप देखिए, हम और आप दशकों से चिंतन करते थे, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, कि हिंदुस्तान में एक नेक्सस है, पॉलिटिशियंस का, बिजनेसमैन का, ब्यूरोक्रेट्स का एक नेक्सस है जो काला धन को जनरेट करता है। सच्चाई है। बिल्कुल, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। जनरेट करता है और देश की इकोनॉमी को ध्वस्त कर रखा है। किसी को तो दीमक की तरह खा गई है। बिल्कुल ठीक, दीमक की तरह खा गई है।
किसी को तो इस दीमक को समाप्त करना था। कैसे समाप्त करेगा? एक स्ट्रांग मेजर लेके। आज स्ट्रांग मेजर लिया गया है, तो मैं बताता हूं, ये जो नेक्सस है ये आज सिंडिकेट बन गया है। एक हो रहे हैं ये सारे लोग कि किसी भी कीमत पे ये जो दीमक पर घात हुआ है, जब दीमक पे अटैक होता है ना, तो सारे दीमक एक हो जाते हैं। तो 2019 का ये नारा होगा। देखो, ये नारा भारत का है कि भारत अब अलग भारत है, अब भारत आगे बढ़ेगा, ये स्वदेश का नारा है। ये कोई हमारे पार्टी को आगे बढ़ाने का नारा नहीं है। इसमें दिक्कत क्या है? काले धन के खिलाफ आप भी हैं, काले धन के खिलाफ नरेंद्र मोदी। आप जो कदम नहीं उठा पाए उसकी खिसियाहट है क्या ये कि आप विरोध कर रहे हैं? विपक्ष हंगामा कर रहा है, संसद नहीं चलने दी जा रही। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी पार्टी को हवाई किले नहीं बनाने चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर अगर हवाई किले बनाना चाहती है तो उसको मुबारक। अब मैं 2-3 विषय रखना चाहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं, अरुण शौरी साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं, नितिन ओझा साहब भारतीय जनता पार्टी से हैं, और ये 3 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के काले धन के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी जा रही है, चलिए थे मान लीजिए, चलिए अच्छा थे मतलब आपने माना तो आपकी आइडियोलॉजी के लोग बाग हैं, ये मैं स्वीकार कराना चाहता था, संबित पात्रा ने स्वीकार किया। नहीं, रीता बहुगुणा जोशी भी कांग्रेस में थी, विजय बहुगुणा जोशी भी कांग्रेस में थे, आपके आइडियोलॉजी के थे। अभी तो वो नोटबंदी का स्वागत कर रहे हैं। आगे संबित पात्रा देखिए, बीच में बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। वो तो पता है, आप बोलने नहीं देंगे। सर कोई हटकल करना करें। बीजेपी का फुस पटाखा बेदी, मांझी और रीता, तो इस तरह से इसका जवाब भी दिया सकता है। लेकिन अब मैं आता हूं काले धन पे, और इसकी जो नोटबंदी हुई है, क्या भारतीय जनता पार्टी से 3 मूल प्रश्न हैं मेरे। क्या भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापारी पे जो पैसा है उसको काला धन मानती है? क्या उनको लाइन में लगवाना उपयुक्त मानती है? पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी क्या बताएगी कि सितंबर के माह में जिस तरह से बैंकों में पैसा जमा हुआ, उन बैंकों में पैसा जमा होने के बाद 5,89,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जमा हुए पिछले वर्ष के मुकाबले और पिछले अगस्त के मुकाबले। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि वो इंफॉर्मेशन लोगों के पास थी या नहीं थी? क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने अमित शाह जी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है, वो कालाधन किस तरह से एडजस्ट किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी क्या बोल रहे हैं? यूनिट से लेकर खरीदी गई है ना बिहार में, अमित शाह जी के नाम पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के नाम पे। और क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि 70 मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी क्या बताएगी? क्या मोदी साहब के सीने पे ये कालिक नहीं लगी हुई है 70 मौतों की जिम्मेदारी की? दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं संदीप जी कहना चाहता हूं, फिरंगियों की सरकार में और संघियों की सरकार में कोई अंतर नहीं है। फिरंगी भी देश के प्रति बेमुरव्वत थे और संघियों की सरकार भी देश के प्रति बेमुरव्वत है। देश में जिस तरह से रूरल डिस्ट्रेस बढ़ेगा, देश में जिस तरह से जीडीपी की ग्रोथ घटेगी, देश में जिस तरह से आपके रोजगारों में कमी आ रही है, 550 रोजगार रोज कम हो रहे हैं संदीप जी। हम लोग नौजवानों को रोजगार कैसे दे पाएंगे? मोदी जी से आग्रह है कि 2 करोड़ रोजगार रोज की देने की बात थी, लेकिन श्रम ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि 2015 में 1,35,000 नौजवानों को कुल रोजगार मिले हैं। तो क्या सरकार रोजगार के फ्रंट पे कामयाब है? क्या सरकार महंगाई घटाने के फ्रंट पे कामयाब है? 72 रुपए किलो अरहर की दाल हुआ करती थी, जो 120 रुपए किलो बिक रही है। 6 महीने पहले चने की दाल 40 रुपए किलो होती थी, आज 140 रुपए किलो। 6 महीने पहले हमको डांट रहे थे, ये तो महंगाई कम नहीं हुई, आज बोल रहे 6 महीने पहले ऐसे थी। ये बताइए, चीनी जो 10 डिबेट में 6 महीने पहले मैं भी था आपके साथ, 40 रुपए किलो हो गई है। उस समय तो बोल रहे थे सब कुछ खराब है, आप बोल रहे हैं उस समय सब कुछ ठीक था। पेमेंट हो नहीं, मैं आपका एक पॉइंट का किसान परेशान है, वो पूरा वही खाता खोलने की पूरा रैली थोड़ी हो रहा है। एक मिनट सरकार है जो गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दिहाड़ी मजदूरों को मार देना चाहती है। ठीक है, अजनिवेश अवस्थी, मुझे ये बताइए, देखिए ये एक दिक्कत है आज की तारीख में, पंजाब लगा लो, हरियाणा लगा लो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगा लो, यहां से जितनी ट्रेनें जा रही हैं, बिहार जा रही हैं, उड़ीसा जा रही हैं, सारी पैक्ड। जो दिहाड़ी मजदूर है उसके पास काम नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, दिहाड़ी मजदूर के पास काम नहीं है। जो फैक्ट्रियों में, कारखानों में, गाजियाबाद, नोएडा, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर देश के अलग अलग मुख्तलिफ हिस्सों में एमएसएमई तो बिल्कुल ठप हो गए। तो ये गरीबों की पैरवी का या उनके समर्थन में इस फैसले को बताते हैं जब प्रधानमंत्री, तो एक आयरनी नहीं दिखाई देती? उसी गरीब पर तो सबसे ज्यादा गाज गिर रही है आज। मानेंगे इस बात को? ये कड़वी सच्चाई है क्या? नहीं संदीप जी,
मैं आपको बताऊं कि आपने जो अपना प्रश्न रखा है कि 2019 की बुनियाद है, तो 2019 के चुनाव को देखते हुए अगर मोदी जी ने किया है तो फिर तो ठीक किया होगा। आप तो ये मान रहे हैं। अगला सवाल ये है ना, नहीं, अमीर बनाम गरीब की लड़ाई बना रहे हैं क्या? एग्जैक्टली यही कह रहा हूं कि अगर ये उसके लिए है फिर तो ठीक ही होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि अमीर नहीं, ये 2014 में भी गरीब को बताया गया कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आने वाले हैं, इसीलिए मैंने शगुफा शब्द कहा। 1952 से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है। सब तो मतलब गरीबों को फिर से शगुफा पेश किया जा रहा है। कल मनमोहन सिंह जी परसों संसद में कहते हैं कि 50 दिन एक गरीब के लिए बहुत होते हैं। 70 साल कितने होते होंगे? उस गरीब की कई पुश्तें निकल गई 70 साल के लिए। तो गरीब को फायदा होगा या गरीब को मार पड़ रही है? हॉस्पिटल में लाइन लग रही है। हाँ, ठीक है। आप रेलवे टिकट की लाइन में लग रही है, कहां लाइन नहीं लग रही है? कहां लाइन नहीं थी? आज जो लोग तो मतलब आदत है, आदत नहीं, ये देश के यहां मैं अपना पैसा निकालने के लिए निकालने के लिए मैं मोहताज हो जाऊं, अपना इलाज कराने के लिए आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। यस, मोहताज हूं ना। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। आप ये लिख रहे हैं कि मैं इस धारक को 500 रुपए देने का वादा करता हूं। ठीक है, वो वादा कहां चला गया? किसको? वो वादा कहां चला गया? आज की तारीख में कोई भी वित्त मंत्रालय का एक सचिव आकर रोज नई नोटिफिकेशन दे। संदीप जी, यही बात आ गई कि चाहते ये थे कि वो 500 रुपए जिसके पास है या 5000 रुपए जिसके पास है उसके पास वो ब्लैक है। नहीं, वो ब्लैक नहीं है। वो तैयार। तो फिर वो मोहताज क्यों हो रहा है? वो पहले मालूम चल जाता है ताकि वो लोग जिनके पास 50,000 करोड़ रुपए है उनको मालूम चल जाता है। वो खड़े हैं लाइन में। देखिए, वो लाइन में खड़े। वही कह रहा हूं, एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। उनको मालूम चल जाता ताकि ये 500 वाले अगर इनको कुछ नहीं होता, इनके पैसा ज्यों का त्यों रहता, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इस बात पे आ रही है कि ये 500 वाला लाइन में क्यों खड़ा है? ये लाइन में इसलिए खड़ा है ताकि 50,000 करोड़ जिसके पास है वो बाहर निकले। तो अच्छा, वो बाहर निकल जाएंगे, इसलिए लाइन में खड़ा है वो बाहर निकल जाएंगे। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि कुछ लोगों को वाकई परेशानी है। मैं यहाँ पे टीवी चैनल पे कहूँ नहीं परेशानी है तो वो वहाँ पे हवा नहीं हो जाएगा। जो जिसकी बेटी की शादी है, जो लाइन में लगा है, उसको परेशानी है। मगर आप देखिए, सबसे बड़ी बात है और इसके लिए मैं भारत की जनता को वाकई सलाम करता हूँ, तो सब कुछ सहते हुए भी ये मान रहे हैं कि देखिए ये बहुत बड़ा निर्णय है। देश कैसे बदलेगा अगर हम थोड़ा सा कष्ट नहीं सहेंगे तो? मगर आप पर तैयारी पूरी नहीं थी। नहीं, मैं इसका उत्तर दूंगा। कितने बदल चुके हैं? कितनी बार मैं इसका पूरा उत्तर दूंगा, पर ये सुन लीजिए। मगर उसके बाद सबसे बड़ी बात गलती क्या हो रही है? देखिए संदीप जी, हम लोग जो थोड़े ठीक हैं, हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं। हमें कष्ट, जिनको कष्ट कम हो रहा है वो चिल्ला रहे हैं कि सारा कुछ खराब है, इसको हटा दो। मगर जिनको कष्ट हो रहा है वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने ठीक किया, क्योंकि वो जानते हैं कि वाकई अगर देश को परिवर्तित तो होना है, कालाधन समाप्त तो होना है, तो ऐसा ही होगा। इतना बड़ा कैंसर कोई जादू की छड़ी से मैं एक सेकंड में ठीक नहीं कर दूंगा। पर जूही सिंह, मायावती तो कह रही हैं, वो आप पर भी निशाना साध रही हैं, मोदी पर तो निशाना साध रही हैं। वो मुलायम सिंह यादव पर भी, आपके नेता पर भी निशाना साध रही हैं, कह रही हैं कि नहीं, मुलायम दरअसल मिले हुए हैं मोदी के साथ। आप इस फैसले के हक में हैं, इस फैसले की मुखालफत कर रही है। ये गरीबों के लिए है, फायदे का है फैसला या नहीं है? आज ये बात दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। बिल्कुल नहीं है। हम इस योजना के भी खिलाफ है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के खिलाफ है। ये योजना भाजपा इसलिए लाई क्योंकि इनको ब्लैक मनी, काला धन टैकल नहीं करना था। ब्लैक मनी कहाँ है? वो तो एफडीआई के थ्रू इंडिया में आता है, रियल एस्टेट में है, सोने के व्यापारी, हीरे के व्यापारी, काउंटरफिट करेंसी की बात करते हैं तो डॉलर में है। आपने खड़ा किसको किया है? और नेताओं के पास है 73 सांसद सम्मिलित के पास है। क्या चुनाव इन्होंने पैसे के बल पे जीता था? इनके भी तो मतलब आप मान रही हैं काले धन नहीं है, काले धन के बल पर चुनाव लड़े जाते हैं? वो जाने। तो मतलब जूही सिंह, आप मान रही हैं काले धन की बिना पर चुनाव लड़े जाते हैं? ये संबित जी बताएंगे, हम नहीं लड़ते हैं। अच्छा, आप सफेद पे लड़ते हैं, तो दिक्कत क्या है? हमने तो ये कहा है कि संबित जी बताएंगे। ये कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से लड़ते हैं, हम ईमानदारी से लड़ते हैं, फिर उसमें एतराज बिल्कुल ईमानदारी से लड़ते हैं। तो इन्होंने कहा है कि पॉलिटिशियन, समाजवादी पार्टी, किसने ऐतराज है? क्योंकि ये योजना डिफेक्टिव है, इसका इम्प्लीमेंटेशन डिफेक्टिव है, इससे कालाधन कहीं टैकल नहीं हो रहा है। आप कालाधन टैकल नहीं करना चाहते थे, ये तो किसको परेशान कर रहा है? गरीबों को, मजदूरों को, जो हमारे पास लेजिटिमेट अकाउंट है, हमारा पैसा आप हमको क्यों नहीं निकालने दे रहे? हो गया जब से वो कागज रद्दी हो गया, इनके पक्ष में पैसा रद्दी हो गया, तभी तो सिर्फ अखिलेश एक हो पाए हैं, वरना तो लड़ रहे थे पैसे के लिए। अरे हर कोई जानता है मैडम, हर कोई जानता है क्यों लड़ाई हो रही थी परिवार में। आप ऐसे सच आप सच नहीं मान रही, अलग बात है। प्लीज स्टे सीरियस।
समझिए, आप बोल रहे हैं कि serious पॉलिटिशियन प्रवक्ता के है, पास आपको ब्लैक training धन नहीं लीजिए। होता, फिर बोल रही है बहुत stay संवेदनशील serious। बात हो रही है, क्या गरीब की मजाक बात है? हो रही है। तो मतलब बीजेपी में भी लोगों के पास काला धन हमारे है। पास नहीं है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सीधा ठोक के कह रहा हूँ, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट एंड बिजनेसमैन, यही मैं कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन कह रहा हूँ। ये बहुत बड़ा बयान, ये साहब कोई आपको पता होगा राजीव त्यागी ये साहब को आप भी दिखाएंगे। आप इनको मैं बोलने नहीं दूंगी। राजीव त्यागी ये साहब को आप भी दिखाएंगे। राजनीतिक जमात को गरीबों से कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक जमात को दिक्कत यह है कि हमारे काले धन का क्या होगा। मोदी ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। ये भी एक बड़ी दिक्कत है क्या? गरीबों के नाम पर तो घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। असल आंसू तो असल पीड़ा अपने काले धन का अब क्या करें, इसे लेकर है। राजीव त्यागी, संबित पात्रा कह रहे हैं हाँ हर पार्टी में काला धन है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट और बिजनेसमैन नेक्सस है, मैं यहाँ पॉलिटिक्स नहीं कर। देखिए, पार्टी के प्रवक्ता होकर बैठ के केवल पार्टी की बात करें, ये न्याय की बात नहीं, देश की बात करें। सब लोग मिलकर जिस प्रकार काला धन जनरेट कर रहे थे, एक बड़ा कुठाराघात हो गया है। इस राजीव त्यागी, अच्छा, किसके ऊपर? आपके प्रधानमंत्री। देखिए, कुल मिलाकर के संबित पात्रा जिस तरह से बोल रहे हैं, उनसे एक आग्रह है, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। 500 के नोट कितने हैं पॉलिटिशियंस पे, 1000 के नोट कितने हैं, तो रेट करा के भैया जेल भेजिए। आपके पास ईडी है, आपके पास आईबी है, आपके पास इनकम टैक्स है, आपके पास सारे डिपार्टमेंट्स हैं। Why are you compromising on national interest? I challenge you. Please send all those politicians who are corrupt to the jail. Why don't you send them? जेल जाने किसने रोका है? लेकिन एक बात मत जाइएगा। संबित पात्रा मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। रामदेव जी ने न्यूज 24 पे कहा, रामदेव जी ने अभी न्यूज 24 पे कहा कि 100 करोड़ का उनको नुकसान हो चुका है। जब रामदेव जी जैसे इतने बड़े उद्योगपति को 100 करोड़ का नुकसान हो गया है, तो जो छोटा सा व्यापारी है उसका कितना नुकसान हुआ होगा? जो छोटा सा किसान है उसका कितना नुकसान हुआ होगा? समर्थन कर रहे हैं, उसका कितना नुकसान हुआ होगा? देश के गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को आपने मटिया मेट कर दिया। लड़ाई हम उनकी लड़ रहे हैं, हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे जो विजय माल्या की लड़ाई आपने लड़ी थी। हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे जो 1,14,000 नेशनल हेराल्ड का पीड़ा है। 5,000 करोड़ नेशनल हेराल्ड का जो बेकार हो गया है, उसकी पीड़ा है। सरकार ने लोन माफ किया है, इनका कैसा माफ किया है? आजकल कंपैरिजन चल रही हैं। केंद्रीय मंत्री उमा भारती कहती हैं कि नरेंद्र मोदी कार्ल मार्क्स हैं। अब कार्ल मार्क्स मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। कार्ल मार्क्स ने कहा था वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। वो एक परमानेंट रेवोल्यूशन की बात करते थे। वो कहते थे आम आदमी एक कामगार, वो क्रांति लाएगा, वो अपनी बेड़ियां तोड़ेगा। पर यहां तो क्रांति लाने, बेड़ियां तोड़ने का जिम्मा स्टेट ने ले लिया है। ये आम आदमी की बात थोड़ा है, ये तो स्टेट बता रहा है ऐसे करना है, आपको आपके पैसों के लिए मोहताज कर देंगे और करो क्रांति। संदीप जी, इससे पहले कि आपके पास सवाल का जवाब हो, एक बात छोटी सी और कहूंगा कि अब तक कौन सी लाइन नहीं लगी जिस लाइन के लिए ये लोग, जिन लाइनों पर परेशानी हो रही है आज, इसके पहले क्या कभी कोई आम आदमी लाइन में नहीं लगा क्या? तो ये प्रॉमिसरी नोट ही नहीं रहा। आज तक आप धारक को वचन देते हैं। अरे लाइन में लगना परेशानी है, लाइन में लगना बिल्कुल परेशानी है। लाइन में है राशन के मामले में एयरपोर्ट मतलब लाइनों में ही लगा रहे थे। देश कतार में है, कैसी बात कर रहे हैं? देश कतार में आप यही कहते रहेंगे। संदीप जी, 4,000 रुपए लेने के लिए, कैश कराने के लिए लाइन, और वो भी 4,000 एयरपोर्ट में बिना लाइन। मुझे चाहिए 40,000, मुझे 40,000 रुपए चाहिए। मंदिर के दर्शन मुझे 40,000 तो क्या हो गया? वो आस्था का सवाल है, वो आस्था का सवाल है। आस्था का सवाल तो लाइन में मैं अपने पैसे के लिए लाइन में क्यों लगूं? मैं अपने पैसे के लिए लाइन में क्यों लगूं? तो फिर करेंसी, ये प्रॉमिसरी नोट कैसे रह गया? ये यूनिट टेंडर कैसे रह गया? फिर वचन की बात कहाँ आ गई? संदीप जी, एक सवाल। जो आपने कार्ल मार्क्स की बात कही, कार्ल मार्क्स ने कहा था क्रांति होगी और उन्हीं की सरकार, उन्हीं का राज्य पे अधिकार होगा। हाँ, तो क्रांति किसी ने भी की हो, आम आदमी का आज राज्य पर अधिकार है। यस, उसने आम आदमी को रिप्रेजेंट किया है। हाँ। आम आदमी को रिप्रेजेंट किया उसने, कि जो आम आदमी का सुख सुविधा और उसके हित हैं, आम आदमी ये चाह रहा था। यस, आप पूछिए ना। तो आम आदमी ये चाह रहा था। चर्चा बड़ी दिलचस्प हो रही है, वक्त की कमी है। संबित, आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन आज वक्त नहीं दे पाऊंगा। संबित पात्रा, अजनिवेश अवस्थी, राजीव त्यागी, वक्त खत्म हो गया है। और जूही सिंह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये चर्चा चलती रहेगी, अभी डिबेट चलेगी, अभी दूरगामी परिणाम, भविष्य उसकी गवाही भी देगा। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।